मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और फिर हम ये चीज़ दोबारा एक बार देख लेते हैं। और अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन करवाना बच्चे इस बार, क्योंकि बार बार रिपीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। ओके, सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल बनाने वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ कोर पार्ट, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ट्रुथ टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और उसको पहले देखते हैं। जैसे बच्चे कुछ भी आपका एक्सप्रेशन हो, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम इंस्टेंस एक मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ आपके लिए, निगेशन पी लेट से implies Q कंजंक्शन R। लेट से ये आपका एक एक्सप्रेशन है, निगेशन P implies Q कंजंक्शन R। अब ट्रुथ टेबल आपको सपोज इसका बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए वह ये है कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी है वो है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो कितने वेरिएबल्स या कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें? So three variables. 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक। P, Q और R। ऑब्वियसली P Q और R, इनकी एंट्रीज आपने पहले बनानी है, ठीक है। इनकी एंट्रीज आप पहले बनाओगे, P, Q और R की। तो सबसे पहले मैं आपको बोला है कि जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे 3 वेरिएबल हैं तो 2 पावर 3 रोज होंगी, यानी कि 8 रोज होंगी इसमें। तो 8 रो तक हमने जाना है। तो पहले मैंने आपको बोला जो पहला आपका वेरिएबल होगा उसमें आप लिखो फॉल्स, पहला एक फॉल्स एक ट्रू, फिर एक फॉल्स फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स फिर एक ट्रू, फिर एक फॉल्स फिर एक ट्रू, ठीक है। दूसरा वेरिएबल होगा उसमें आप 2 फॉल्स 2 ट्रू, 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू। आखिरी वेरिएबल जो आपका होगा तीसरा, उसमें आप 4 फॉल्स और 4 ट्रू वैल्यूज आप दोगे। इज इट ओके? यहाँ तक बच्चे क्लियर है? इसके बाद चौथा वेरिएबल भी होता है तो आप 8 फॉल्स और 8 ट्रू करते। इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, sir. और जिनका ऑब्वियसली एक क्वेश्चन होता है कि ट्रू से भी शुरू कर सकते हैं, तो हाँ आप ट्रू से भी शुरू कर सकते हो। ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो, 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स। बट यूनिफॉर्मिटी रखना, अगर यहाँ आप ट्रू से शुरू कर रहे हो तो यहाँ भी 2 ट्रू आएंगे पहले, यहाँ 4 ट्रू पहले आएंगे, ठीक है। बट आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप फॉल्स से शुरू करो। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, जो ऑब्वियसली आपको प्रेसिडेंस से पता होगा। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर आप निगेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर आप सॉल्व करोगे इम्प्लीकेशन, और लास्ट में आप इक्विवेलेंस सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट तो है नहीं है, तो हम निगेशन सॉल्व करेंगे, निगेशन पी। तो अब जो फॉल्स है, अब ऑपरेशन तो आपको पता ही है, निगेशन में क्या होता है, जो फॉल्स होता है वो ट्रू हो जाता है, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। सर यहाँ जो तक आपने बच्चे, इम्प्लीकेशन के हाँ जी, बाद लिखा वो क्या है? इम्प्लीकेशन के बाद जो लिखा वो क्या है? ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। थैंक यू सर। इक्विवेलेंस
ठीक है, ये है। ओके, आगे मूव करते हैं। अब बच्चे निगेशन हो चुका है तो बचा गया कंजंक्शन। यू कंजंक्शन होगा ना पहले, Yes, sir. कंजंक्शन, क्योंकि एक इम्प्लाइज बचा है, कंजंक्शन बचा है, दोनों अगर साथ में हो तो आपका कंजंक्शन पहले परफॉर्म होता है। तो Right answer. क्यू कंजंक्शन आर आप पहले परफॉर्म करोगे, तो क्यू कंजंक्शन आर, इन दोनों को देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, कंजंक्शन सिर्फ ट्रू ट्रू पे ही ट्रू होती है, फॉल्स ट्रू। जब दोनों आपके ट्रू होते False. हैं तभी आपकी कंजंक्शन ट्रू होती है। ये भी False. फॉल्स, ये ट्रू, True. फिर 3 फॉल्स False. और एक लास्ट में ट्रू। True. ठीक है यस बच्चे, जिसका ये क्वेश्चन था उसको क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, और लास्ट लास्ट क्या करना था हमने? नेगेशन पी इम्प्लाइज ही बचा ना, बस इम्प्लाइज रह गया। Q. नेगेशन पी भी फाइंड आउट कर लिया, क्यू कंजंक्शन आर भी फाइंड आउट कर दिया, इन दोनों का भी इम्प्लीकेशन। और ऑब्वियसली पहले मेरे को प्रीमाइस पी देखनी है और फिर बाद में मेरे को कंक्लूजन देखना है। तो प्रीमाइस मैं देख रहा हूँ, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू इम्प्लॉइज फॉल्स, False. False. नेक्स्ट ट्रू False. इम्प्लॉइज फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इम्प्लॉइज फॉल्स, ट्रू False. इम्प्लॉइज ट्रू, ट्रू True. ट्रू फॉल्स, और ऑब्वियसली फॉल्स है तो बाकी तीनों भी true. ट्रू ही True. होंगे। True. प्रीमाइस अगर फॉल्स हो True. जाती है ना तो ये आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। एक मैंने आपको शॉर्ट वे बताया था इसका। ओके, क्लियर है बच्चे अब कि कैसे बनाना है? यस इसका सर। क्वेश्चन था बच्चे, नाम बोलो अपना। सर नुसरत सर, मैंने Okay. लेक्चर मिस कर दिए थे अच्छा, इसलिए लेक्चर मिस कर पूछ दिए थे। अपलोडेड है बच्चे लेक्चर आपके आज तक के, सॉरी सैटरडे तक के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। और इन केस बच्चे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि इन केस आपको लगता है कि एलएमएस पे नई एंट्री नहीं हुई है, लेकिन यूट्यूब पे वो लेक्चर मैं डाल देता हूँ। ऑब्वियसली कई बार एलएमएस उस टाइम पे एक्सेसिबल नहीं होता है मेरे से, तो यूट्यूब पे हालांकि डल चुके होते हैं, तो आप चैनल पर देखो, वहाँ सॉर्ट करो उसको बाय डेट, तो आपको लेटेस्ट लेक्चर मिल जाएंगे टॉप पे। ठीक यस है, है 2 या 3 दिन बाद मैं मतलब डाल देता हूँ एक साथ। चलो, तो ऑब्वियसली ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको पहले तो वेरिएबल देखने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है कितनी रोज बनेंगी, स्टेप 2। स्टेप 3, उनमें एंट्रीज करनी पड़ती हैं। स्टेप 4, आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रेसिडेंस क्या है, पहले क्या परफॉर्म करना है, फिर क्या परफॉर्म करना है। और हो सके तो कई बार एसोसिएटिविटी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R अगर आ गया तो पहले क्या परफॉर्म करना है? Q implies R. पहले ये Q इम्प्लाइज R। और अगर आपका P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R आ जाए तो पहले क्या परफॉर्म करना है? P disjunction. P डिसजंक्शन Q। ठीक है, कई बार एसोसिएटिविटी भी काम में आती है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक जो लास्ट चीज़ जो मैं सेट से भी बता रहा हूँ आपको, जब आप ये एक चीज़ परफॉर्म कर देते हो तो उसका कोई रिजल्ट आता है, तो उसका रिजल्ट आगे यूज़ करना है बेटा। ठीक है, ये नहीं कि आप P इम्प्लाइज Q कर दो, ये गलत हो जाएगा। निगेशन P भी आपने किया है, Q कंजंक्शन R भी किया है, इसका भी कोई रिजल्ट आया है, इसका भी कोई रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को यूज़ करना आगे। ठीक है, सीधा ही आप P इम्प्लाइज Q कर दोगे या निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q या Q कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है अब सारा? यस सर ओके, तो ट्रूथ टेबल का तो हमने अब देख लिया है। आई होप एवरीवन गॉट द आइडिया ऑफ ट्रूथ टेबल नाउ। और अब हम आते हैं सेंटेंस।
सेंटेंस वाले क्वेश्चंस पे। तो यह सेंटेंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए बड़ी सिंपल सी वे आप यूज़ करना। सेंटेंस में जैसे कई बार आपको नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, पहले मैं सेंटेंस से फॉर्मूला बनाने की हम बात करते हैं। सेंटेंस या स्टेटमेंट आप बोल दो, ठीक है। सेंटेंस से फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका सेंटेंस होगा कभी भी सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, या सिंपल स्टेटमेंट नहीं होगी आपकी, ये ऑब्वियसली एक कंपाउंड स्टेटमेंट होगी। कंपाउंड स्टेटमेंट होगी या सेट होगा सिंपल स्टेटमेंट का। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे एक आपका क्वेश्चन हमने रिसेंटली किया था, ही लाइक्स चॉकलेट एंड आइसक्रीम, है ना, किया था ना ये। तो ये आपकी एक कंपाउंड है जहां पर आपको एंड, बट, इफ ओनली ये मिल जाते हैं, तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है बेसिकली आपकी। तो ये आपके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अगर वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है, अगर वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है तो ऑब्वियसली वो किससे बनी होगी, वो कुछ सिंपल स्टेटमेंट से बनी होगी। एक सिंपल स्टेटमेंट और एक और सिंपल स्टेटमेंट होगी, दो हो सकती हैं, हो सकता है तीन हो सकता है चार हो, ठीक है। तो आपको वो सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले, सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो पहली ये चीज क्लियर है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा या ऑब्वियसली सेट ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। सेट ऑफ सिंपल स्टेटमेंट अब ऐसा होता है, Yes, sir. he likes chocolate full stop, he likes आइसक्रीम। तो है तो ये सिंपल स्टेटमेंट ही, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आया, सेट आया एक, मतलब एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट आई है आपको, ठीक है। इज इट ओके? तो या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन Yes, sir. आने के चांस कम है, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. तो सबसे पहले अब सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग, शुरुआत हमेशा आपने ऐसे करनी है, कुछ आपने पता करना है कि इनमें कौन कौन सी सिंपल स्टेटमेंट है। और ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन है तो आप लिखोगे ही लाइक्स चॉकलेट, ये एक स्टेटमेंट है, आइसक्रीम ये दूसरी स्टेटमेंट है। नो, ऐसा नहीं होगा। ही लाइक्स चॉकलेट ये पहली स्टेटमेंट होगी एंड ही लाइक्स आइसक्रीम ये दूसरी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो ये भी बड़े ध्यान से एक आपको देखना पड़ता है। या आप सिंपल, मैंने अगर यहाँ पर लिखा हुआ है राम लाइक्स चॉकलेट, ही आल्सो लाइक्स आइसक्रीम, तो थोड़ा बहुत आपकी वेरिएशन आती ही है। राम लाइक चॉकलेट ये पहली आपकी स्टेटमेंट होगी, दूसरी राम लाइक आइसक्रीम ये दूसरी स्टेटमेंट होगी। कभी ये ना सोचना कि ही आल्सो लाइक आइसक्रीम ये दूसरी स्टेटमेंट होगी। तो आपको थोड़ा सा उसको मोल्ड करना पड़ेगा सो दैट कि सेंस बनी रहे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली राम की बात हो रही है तो हमने यहाँ भी राम को ही यूज किया है। ये चीज क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. ये तो होगी दो चीजें। अब तीसरी चीज, और ये दूसरे के बीच में ही है ऑब्वियसली, जहां पर आ जाता है ना बच्चे नॉट, डू नॉट या डज नॉट स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पर आ जाता है ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, तो जब आप इसकी स्टेटमेंट बनाते हो, सिंपल स्टेटमेंट बनाते हो और उसको वेरिएबल डिफाइन करते हो कि पी का मतलब है ये,
तो आपकी स्टेटमेंट में चाहे नॉट, डू नॉट, डज नॉट ये दिया होगा, पर आपने बिना नॉट के उसको लिखना है स्टेटमेंट को। ठीक है, अगर आता है राम डू नॉट लाइक चॉकलेट, तो आपकी स्टेटमेंट क्या होती, राम लाइक चॉकलेट। ये आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप उसको वेरिएबल डिफाइन करते हो, वेरिएबल से डिफाइन करते हो। ये चीज क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब आते हैं अगली चीज पे। अब आपको फॉर्मूला बनाने को बोलते हैं जैसे ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाओ। तो बच्चे आपके 5 तो सिंबल हैं, एक ये, एक ये, एक ये, फिर आपका सिंबल एक आता है ये, और फिर आपका एक सिंबल आता है ये। और पहले तो हम सीखते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होने हैं। तो सबसे पहला सिंबल आपका आता है ये कहाँ यूज़ होना है? तो ये बच्चे आपका जहाँ नो, नॉट, डू नॉट आता है वहाँ पे यूज़ होना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, राम डज नॉट लाइक चॉकलेट, तो अपने पी को क्या बनाना है, राम लाइक चॉकलेट। तो राम डू नॉट लाइक डज नॉट लाइक चॉकलेट क्या हो जाता है, निगेशन पी। ठीक है, तो निगेशन वहाँ यूज़ होना है आपका। इज इट ओके? Yes, sir. इस पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये ही सबसे डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना। अगले पे आते हैं सबसे पहले, ये मैं लास्ट में करवाता हूँ आपको। ये आपका और, इधर और, ठीक है, उसमें आपका डिसजंक्शन यूज होगा। इज इट ओके? Yes, sir. और यहाँ पर इफ देन, उसमें आपकी इम्प्लीकेशन आ जाएगी। सेंटेंस उसके बाद इफ, या इफ सेंटेंस फिर एक और सेंटेंस, इफ सेंटेंस देन फिर एक और सेंटेंस, तो उसमें आपकी इम्प्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, और आपका इक्वलेंस कहाँ आएगा, जब इक्वल की बात आएगी, इक्वल कि ये दोनों बराबर हैं, या आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा कि ये बराबर है, इक्वल है, सेंटेंस 1 भी और सेंटेंस 2 भी, इक्वालिटी की बात आए, ओनली इफ की बात आ जाए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इफ ए देन बी, इफ बी देन ए। ठीक है, मतलब इफ के साथ जो स्टेटमेंट है और देन के साथ जो स्टेटमेंट है अगले सेंटेंस में वो उल्टी हो जाए, देन के साथ जो स्टेटमेंट थी वो इफ के साथ आ जाए। ठीक है, ये आपका वही हो गया ना, कि मतलब If and only. ए होगा तो बी, ए होगा तो बी हो जाएगा, और अगर बी होगा तो ए हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर ही हुए ना एक तरीके से, कि ए होगा तभी बी होगा, और बी होगा तभी ए होगा, तो इक्विवेलेंसी हो गया ना ये। क्लियर है? Yes, sir. एक बच्चा कुछ बोल रहा था, कोई डाउट है बच्चे? नो डाउट? नो, डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। इसके लिए अब ऑब्वियसली एंड कंजंक्टिव यूज होता है, बट, ठीक है, दो सेंटेंसेस, सेंटेंस 1 डॉट सेंटेंस 2, उनके बीच पे भी एंड होता है। ठीक है, और हर उस चीज़ जिसमें आपको लगे कि पहली स्टेटमेंट भी ज़रूरी है और दूसरी स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर आपका कंजंक्शन आता है। जहाँ पर दोनों ही होनी ज़रूरी हैं, दोनों ही ट्रू होनी ज़रूरी है, फिर हमारा स्टेटमेंट सही होगा, प्रपोजिशन सही होगी, ट्रू होगी, वहाँ आपका
कंजंक्शन आएगा। तो ये क्लियर है? Yes, sir. जिनके ये डाउट से क्लैरिटी हुई कुछ आपको? Yes, sir. Yes, sir. कोई अभी भी डाउट है वो अब पूछो, रेस करो उसको, बोलो। सर जैसे कोई उन्होंने बोला हो स्टेटमेंट में कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो कैसे करना है फिर? मतलब फॉर्मूला लिखो। यस सर। ये सिंबल ही है आपके, ये वेरिएबल्स। यस सर। हाँ, तो इसमें लिखना है बस आपने, ठीक है? सर लास्ट वाला रिपीट करना। सिंबॉलिक फॉर्म Equivalent. मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना मतलब फॉर्मूले में लिखना, फॉर्मूला लिखना ठीक है। जिसमें आपके वेरिएबल्स होंगे, जिसमें आपके ऑपरेटर्स होंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं जिनको हम, लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोलते हैं, ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। और कोई डाउट क्लियर करो यहाँ पे पहले। नहीं है? नहीं है? आगे करें? Yes, sir. यस सर। तो आगे अब मैं दो चीज़ें और बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ जो है वो है, जब आप सॉल्व करते हो, कोई सेंटेंस दिया होता है, स्टेटमेंट दी होती है, और वो कहता है कि इस स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड आउट करो। नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है ना। स्टेटमेंट से हम फॉर्मूला तो बना देते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, लेकिन स्टेटमेंट की निगेशन फाइंड आउट करनी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए। यहाँ पर आपका लॉ जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन एनी ऑफ योर अलजेब्रा। बूलियन ले लो, सिंबॉलिक ले लो, सेट थ्योरी ले लो, सब में। तो ये ज़रूर याद रखना। ठीक है, ये डेफिनेटली ये चीज़ याद रखना। और ऑब्वियसली इससे उल्टा भी जो होता है। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसका पहले आपने क्या बनाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाया, उसके बाद उसकी निगेशन की। लेट्स से फॉर्मूला बन गया हमारा ये P एंड Q, उसकी निगेशन की हमने ऐसे। उसके बाद निगेशन करने के बाद, फॉर्मूला खोलने के बाद हमने राइट हैंड साइड को ऐसे यूज़ किया। अब इसको देख के आपने सेंटेंस बनाना है। और ऑब्वियसली जैसे हम सेंटेंस से ऑपरेटर यूज़ करके ये बनाते हैं, वैसे ही ऑपरेटर्स को देख के सेंटेंस बनाना है। ठीक है, निगेशन सीधी सीधी नहीं लिखनी है। अब देखो मैं एक निगेशन आपको बताता हूँ। इफ you are rich, you will be happy। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? अगले पेज पे लेते हैं इसको। मैं सपोज आपको क्वेश्चन डाला है कि ये क्वेश्चन है, सेंटेंस है, मेरी स्टेटमेंट है ये। इफ यू आर रिच, यू विल बी हैप्पी। इसका निगेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट।
तो इसका पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम, है ना। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? P and Q लेंगे। P और Q लेंगे। तो पहले हमने लेट करना है। लेट क्या करना है? लेट P क्या है अब आपका, और Q क्या है आपका? If you are rich, इफ नथिंग, इफ नहीं बचे। you इफ are जहाँ rich. पर यू आर रिच, जहाँ इफ आ जाता है वहां पे ऑब्वियसली कंडीशन आ गई। अब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगा। तो ट्रूथ वैल्यू तो है नहीं ना उसकी, एसोसिएट नहीं कर सकते। तो यू आर रिच, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद You will be You will happy. be यू विल बी हैप्पी, यू आर हैप्पी। टेंस डजंट मैटर हियर, अगर आप विल भी लिख देते हो कोई इशू नहीं है। ओके, यू आर हैप्पी, पी क्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? P implies Q. बिल्कुल सही। अब इसका निगेशन करो। बेसिक निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज, P implies Q. इस पे तो कोई डी मॉर्गन्स लॉ बना नहीं है, नहीं बना है No, ना। sir. No, sir. लेकिन ये आपको याद है? याद है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है, फॉर्म है, ठीक है। ये जरूर याद रख लेना। P इम्प्लाइज Q को हम निगेशन P डिजंक्शन Q भी लिख सकते हैं, ये मेरे को करवाया हुआ है। एक और भी Yes. आपकी है P इक्वलेंस Q, ये आपका किसके बराबर है? P इम्प्लाइज Q कंजंक्शन Q इम्प्लाइज P के बराबर है ना, करवाया हुआ है ना। Yes, Yes, sir. Yes. और यही आपका किसके और किसके बराबर है? So P conjunction Q, disjunction negation P, conjunction negation Q. बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली डी मॉर्गन्स लॉ इस पे नहीं लग सकता, बट जब हम इसको डिसजंक्शन या कंजंक्शन में ले जाएंगे तो उस पर तो लग सकता है। तो हम क्या करते हैं, P इम्प्लाइज Q को क्या कर लिख दिया हमने? निगेशन P डिसजंक्शन Q। अब इस पे तो लग Junction सकता Q. है ना डी मॉर्गन्स लॉ। तो एक का हो गया निगेशन ऑफ निगेशन P, बीच वाला सिंबल चेंज हो गया, और निगेशन Q, ये हो गया P हो गया ना, P conjunction negation Q. निगेशन Q, बिल्कुल सही। ठीक है, तो फॉर्मूला में अगर आपको ध्यान से अगर देखो, यू आर रिच एंड यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। इसकी फॉल्सहुड क्या बन जाएगी, निगेशन क्या बन जाएगी? यू आर रिच बट यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। इज इट ओके? so yes. ठीक है, करें आगे। सर एक बार बैक स्लाइड करना। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. थैंक यू सर, सो हो गया। ठीक है, क्लियर है अब Yes, sir. सभी को? सारे डाउट्स क्लियर हैं? यस सर। उसके बाद मैं बाकी की भी थोड़े से बता देता हूँ। वैसे वो क्वेश्चन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये हैं। लेट से आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्टेटमेंट 1 कुछ लिखा होगा ऑब्वियसली, स्टेटमेंट 2, और उसने बोला है राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन।
ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है। मतलब स्टेटमेंट 1 का जो सिंबल होगा उसकी कंजंक्शन कर दो स्टेटमेंट 2 के साथ, तो काफी सिंपल ही है ये तो, है ना। पी मतलब स्टेटमेंट 1, क्यों मतलब स्टेटमेंट 2, कौन क्या कंजंक्शन कर दिया। सिमिलरली आपका डिसजंक्शन आ सकता है राइट अबव इन द फॉर्म ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। फिर ऐसे भी हो सकता है राइट अबव इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन ये होता है कि आप स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1। तो दोनों आंसर लिखना साथ में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1। तो दोनों ही आपके रिजल्ट दोनों साथ में लिखोगे ना तो आपका फाइनल कंप्लीट रिजल्ट आएगा। और अगर बोला गया है राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंस स्टेटमेंट को, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 इक्विवेलेंस स्टेटमेंट 2, और ये ऐसे ही है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। लेट्स से उसने ये बोला है you only be rich if you work hard, ठीक है। तो इसको अगर इक्विवेलेंस में लिखना है, उसने बोला इक्विवेलेंस में लिखना है इसको, तो ये ऐसे आएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी रिच, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी रिच। तो ऐसे इक्विवेलेंस बनाना है उसका, ठीक है। मतलब कि आपने इसको एक बार ट्रू फॉर्म में इक्विवेलेंस हो जाएगा और एक बार फॉल्स फॉर्म में इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स फॉल्स भी आपका ट्रू होता है इक्विवेलेंस में, है ना, और ट्रू ट्रू भी आपका ट्रू होता है इक्विवेलेंस में। लेकिन एक ट्रू दूसरा फॉल्स, वो फॉल्स ही होता है। तो अगर इसका इक्विवेलेंस कुछ ने बोला है बनाओ, इक्विवेलेंस में बताओ इसको, तो पहले आपने इसको इक्विवेलेंस में कैसे बताना है। ऑब्वियसली इफ एंड ओनली इफ वाली केस आ गया ना, ओनली इफ, तो ये इक्विवेलेंस होगा ऑब्वियसली, यू विल बी रिच एंड यू वर्क हार्ड, यू विल बी रिच If and on. वर्क हार्ड, तो इक्विवेलेंस वाला हो गया। तो इक्विवेलेंस में आपको हमेशा दोनों साइड्स बतानी है। एक तो ये है ही है यू ओनली बी रिच इफ यू वर्क हार्ड, और दूसरी क्या होगी, यू विल नॉट बी रिच इफ यू डोंट वर्क हार्ड। मतलब आपको ट्रू ट्रू वाला भी बताना है और फॉल्स फॉल्स वाला भी, ठीक है। नथिंग एल्स, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको किसी भी क्वेश्चन में। Yes, sir. एक बार फिर False, ट्राई false, कर लेना। अगेन स्टेटमेंट वाले में आपको प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक बार फिर करवा दूंगा। ऑब्वियसली आई नो दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है, आपकी थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, थोड़ी बहुत, तो वेरिएबल है, कोई इशू नहीं होता उसका। जैसे विल बी की जगह आप यू आर यू इज लिख देते हो, वैलिड है, चलती है, इतनी मिस्टेक्स चलती हैं, बट ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा परफेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन फॉर टू स्टार्ट विद अगर थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आपकी है तो चलती है। एक मैंने आपको और चीज़ बोली थी, वो भी याद रख लेना। अगर बोला जाए निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब के नॉट पी एंड नॉट क्यू, इसको आप नीदर नॉर भी लिख सकते हो, ठीक है, नीदर पी नॉर क्यू, ये भी सही है, ये भी, बट ये थोड़ा ज्यादा साउंड लगता है। और बीच में याद रख लेना एंड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, फिर इधर और होगा, ठीक है, फिर इधर और होगा, Yes. इधर नॉट पी और नॉट क्यू, अगर और होगा डिसजंक्शन होगा। लेकिन अगर कंजंक्शन होगा तो आप नॉट पी एंड नॉट क्यू भी लिख सकते हो, नीदर पी नॉर क्यू भी लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन में भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी ले लेंगे। ये मीटिंग का टाइम बच्चों होने वाला है ख़त्म।
आपके कल डाउट्स भी ले लेंगे और कोई होंगे और आगे फर्दर भी करेंगे।